ऐसी शासन व्यवस्था जो नागरिकों से सहसंबंध स्थापित करते हुए तथा जनता के सहयोग से सामाजिक आर्थिक कार्यों का संपादन करती है। इसका उद्देश्य नागरिकों के प्रति जवाबदेही को बढ़ाना है ताकि शासन प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ सके। इसे गवर्नेंस या अभिशासन कहते हैं। 1990 के बाद विश्व बैंक के द्वारा गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में इस अवधारणा को व्यापक स्वरूप दिया गया। इसके अनुसार सरकार तथा जनता को जोड़ने के लिए नागरिक समाज की संस्थाओं का विकास करना चाहिए, जैसे एनजीओ, सरकारी सहमतियाँ। इसके अलावा सरकार नियामक की भूमिका में रहती है, अर्थात सार्वजनिक कार्यों को नियमित करके भी अभिशासन को चलाया जा सकता है। शासन को संचार के साधनों, जिसमें मीडिया भी शामिल है, का प्रयोग करके व्यापक आयाम दिया जा सकता है। समानता तथा समावेशन को बढ़ावा देना, साथ ही विकेंद्रीकरण तथा लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा देना भी गवर्नेंस के अंतर्गत शामिल होता है। क्या विशेषताएं हैं इसकी? गवर्नेंस के अंतर्गत नियमों और कानूनों को सरल बनाया जाता है। उदाहरण के लिए करों की श्रेणियों को कम करना, आयकर रिटर्न को सरल बनना, इसीलिए जैसे जीएसटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कानून के शासन को व्यवहार में लागू करना, जैसे पुलिस सुधार, न्यायिक सुधार, प्रशासनिक सुधार इत्यादि को बढ़ावा देना। शासन प्रशासन में जवाबदेहिता को बढ़ावा देना, जैसे विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र इत्यादि। सामाजिक लेखा परीक्षण की व्यवस्था करना, लोगों के कल्याण की वास्तविक पहचान करना तथा जन शिकायत निवारण प्रणाली का विकास करना, सहभागिता, उत्तरदायित्व आदि पहलुओं को बढ़ावा दिया जाना भी इसमें शामिल है। आखिर गवर्नेंस की हमें ज़रूरत क्यों है? समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को सकारात्मक गति देने के लिए, सीमित संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ तरीके से उपयोग करने के लिए, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए गवर्नेंस इसलिए भी आवश्यक हो जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली सहायता एवं अनुदान का सही इस्तेमाल हो सके, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही जैसे कुशासन से बचने के लिए एवं ट्रिपल पी वाले से मॉडल को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए गवर्नेंस की आवश्यकता है। गवर्नेंस कितने प्रकार का होता है? निगमित अभिशासन। पहला, कॉरपोरेट गवर्नेंस। इसका तात्पर्य है कि निजी संस्थाओं या संगठनों में अभिशासन का जो प्रयोग किया जाता है, अर्थात संगठन के कर्मचारी, शेयरधारक, उपभोक्ता आदि के प्रति उत्तरदायित्व या जवाबदेहिता। सहभागिता अभिशासन। शासन व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना, जैसे सामाजिक लेखा परीक्षण, सूचना का अधिकार। मेटा अभिशासन, अर्थात शासन व्यवस्था का संचालन सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता के आधार पर होना चाहिए। नियामक अभिशासन, इसके अंतर्गत सरकार के कल्याणकारी कार्यों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि को न्यायोचित तरीके से वितरण करने की व्यवस्था करना, अर्थात संसाधनों का प्रबंधन बेहतर करने की व्यवस्था करना। आखिरी है ई गवर्नेंस, यानी सरकारी कार्यप्रणाली में सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग करना, जिससे सरकार, नागरिक, सरकार अधिकारी, सरकार के अंगों के मध्य अंतःक्रिया को स्थापित हो सके या किया जा सके। क्या महत्व है इसका? गवर्नेंस की प्रक्रिया सही ढंग से लागू होने से कानून की जटिलता कमजोर होगी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा, विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचेगा, अर्थात समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही अच्छे अभिशासन के माध्यम से सतत विकास को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यावरण के नियमों तथा कानूनों का बेहतर ढंग से पालन किया जा सकता है या कराया जा सकता है। सरकारी संसाधनों का कुशलतापूर्वक या बेहतर उपयोग किया जा सकता है। एसडीजीज को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है। अभिशासन के माध्यम से पारंपरिक शासन को विकास प्रशासन में बदला जा सकता है। वर्तमान वैश्वीकरण में उच्च आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के जरिए कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण होगा, आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोग भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे। हालांकि इसको लेकर कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे शासन व्यवस्था में नियमों तथा कानूनों के बीच अंतर्विरोध की समस्या, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। जैसे सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट ने भी कहा है कि लाल फीताशाही, लोक सेवकों का व्यवहार, नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी न होना आदि बातें समस्या उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भारतीय प्रशासन में आज भी औपनिवेशिक जड़ता मौजूद है, साथ ही तकनीकी पिछड़ापन व तकनीकी का सुरक्षित ना होना जैसी समस्याएं भी शामिल हैं।
यदि भारत में लोकतंत्र को सहभागी, विमर्शी तथा गुणात्मक बनाया जाए तो मानव संसाधन पर उचित ध्यान दिया जाए, सभी आवश्यक सेवाओं में सामाजिक अंकेक्षण को व्यवहारिक रूप दिया जाए या व्यवहारिक स्वरूप दिया जाए, राजनीतिक परंपरा को शुद्ध बनाया जाए, लोक सेवा में सुधार लागू करके इसे जनहित के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है।